हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। आज अपन विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 11 का ये सेकंड पार्ट देखेंगे और हर क्वेश्चन को अपन पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच में अपन ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन पढ़े वो आपको ज्यादा दिन तक याद हो जाए और आप वीडियो में किसी भी तरह से बीच में बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाए वो आपको दोस्तों मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि किसी दल द्वारा अपने चुनावी अभियानों के दौरान किए जा सकने वाले व्यय की कोई सीमा नहीं है। दूसरा है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपना लोकसभा व्यय का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भारत का निर्वाचन आयोग उसकी मान्यता निलंबित करने में सक्षम है। और तीसरा है कि राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी चंदा प्राप्त करना वर्जित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें अपन को बताना है जो पहला है कि किसी दल द्वारा अपने चुनावी अभियानों के दौरान किए जा सकने वाले व्यय की कोई सीमा नहीं है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपना लोकसभा व्यय का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भारत का निर्वाचन आयोग उसकी मान्यता निलंबित करने में सक्षम है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अपन देखें तो जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें दोस्तों 75 दिन और जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें 90 दिन के भीतर दोस्तों जो जितना भी खर्चा होता है व्यय होता है वो अपन को प्रस्तुत करना पड़ता है, तो इसलिए दूसरा बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है कि राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी चंदा प्राप्त करना वर्जित है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों जो विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था दोस्तों उसमें यही कहा गया था कि जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा विदेशी चंदा प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, ना कि वर्जित है। यानी कि दोस्तों तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 52 है कि ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि ईजीडीआई निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ए विश्व बैंक, बी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग और डी दिया है इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स है दोस्तों ये क्या है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का संकेतक होता है जिसमें दोस्तों 3 इंडेक्स इसमें शामिल किए जाते हैं। एक जैसे ऑनलाइन सेवा सूचकांक, दूसरा दूरसंचार सूचकांक और तीसरा मानव पूंजी सूचकांक के दोस्तों। और इसमें यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किस प्रकार से देश में अपने नागरिकों की पहुंच और समावेश को बढ़ावा देने के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। इसी के लिए ये जो होता है ईजीडीआई इसका उपयोग किया जाता है। और अब अपन देखें दोस्तों यदि अपन को किसी देश का डेवलपमेंट करना है यानी कि राष्ट्र का यदि डेवलपमेंट करना है तो राष्ट्र के लिए सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? आर्थिक सहायता और सामाजिक मामले दोस्तों इनको आप सबसे पहले देखना होगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग जो होता है वो इसी को प्रस्तुत करता है, यानी कि ईजीडीआई को प्रस्तुत करता है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन में पारदर्शिता बढ़ाता है? पहला दिया है कि श्वेत पत्र की प्रस्तुति और प्रसार करना, दूसरा है कि नागरिक चार्टर और सेवा चार्टर प्रस्तुत करना और तीसरा है कि वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रकाशित करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों कि जो शासन में पारदर्शिता है दोस्तों ये क्या कहलाती है? यानी कि दोस्तों जो पारदर्शिता होती है वो एक प्रकार के जो नियम और विनियम बनाए जाते हैं दोस्तों उसका जो अनुसरण होता है वो होता है दोस्तों, यानी पारदर्शिता। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि इसमें जो सूचना होता है वो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों कि इसके कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो पहला है कि श्वेत पत्र की प्रस्तुति और प्रसार करना, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि नागरिक चार्टर एवं सेवा चार्टर उपलब्ध कराना, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रकाशित करना, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के संदर्भ में सही है या है? पहला दिया है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद संवैधानिक पद है, दूसरा है कि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और तीसरा है कि वह संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3।
तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकार है दोस्तों वो किस संशोधन में लाए गए थे और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो दोस्तों इसको 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था उसके द्वारा कहा गया था, और उसमें दोस्तों जो संविधान के जो भाग 17 है उसमें एक नया अनुच्छेद 350 का जो बी है उसको जोड़ा गया था, और उसमें कहा गया था कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद जो होगा वो संवैधानिक पद होगा, और जो दूसरा है कि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि वह संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करता है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसके तीनों आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सामाजिक जवाबदेही से तात्पर्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए मांग व्यक्त करने में नागरिक संगठनों की सहभागिता और स्थानीय सेवा प्रदाताओं की यथार्थ जवाबदेही है। निम्नलिखित साधनों में से कौन से सामाजिक जवाबदेही को बढ़ाते हैं। पहला दिया है सहभागी बजट विश्लेषण, दूसरा दिया है सामुदायिक स्कोर कार्ड, तीसरा दिया है नागरिक चार्टर, और चौथा दिया है सामाजिक अंकेक्षण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर है कि केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो सामाजिक जवाबदेही दोस्तों उससे जो तात्पर्य है वो सार्वजनिक सेवाओं के लिए मांग व्यक्त करने में नागरिक संगठनों की सहभागिता और स्थानीय सेवा प्रदान करने की यथार्थ जवाबदेही है। तो इसको दोस्तों कौन कौन बढ़ावा देते हैं, तो इसका जो पहला है कि सहभागी बजट विश्लेषण प्रस्तुत करने से इसको बढ़ावा मिलता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि सामुदायिक स्कोर कार्ड प्रस्तुत करेंगे, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि नागरिक चार्टर प्रस्तुत करेंगे तो भी सामाजिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चौथा है कि सामाजिक अंकेक्षण करना, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन यानी कि NESDA ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह नागरिक के दृष्टिकोण से ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति तंत्र की गुणवत्ता पर बल देता है। दूसरा है कि यह ढांचा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सरकार से व्यवसाय यानी कि G2B विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए और सरकार से नागरिक G2C खंडों के अंतर्गत सेवाओं को आच्छादित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन है दोस्तों ये कब लाई गई थी, तो ये दोस्तों अगस्त 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि यह जो नागरिकों के दृष्टिकोण से जो ई गवर्नेंस सेवा है उसकी गुणवत्ता पर बल देता है कि किस प्रकार से ई गवर्नेंस सेवा का जो है वो नागरिक किस प्रकार से उसका लाभ उठा पा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो इसका पहला है तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुणवत्ता पर बल देता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि यह ढांचा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सरकार से व्यवसाय यानी कि G2B विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए और सरकार से नागरिक यानी G2C खंडों के अंतर्गत सेवाओं को आच्छादित करता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो होते हैं अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में न होकर दोस्तों जो 6 क्षेत्र के दोस्तों उसमें वह सम्मिलित होते हैं दोस्तों और उन्हीं को सम्मिलित करते हैं। जैसे दोस्तों अपन देखिए तो एक हो गया वित्त, दूसरा हो गया श्रम और रोजगार, तीसरा शिक्षा, चौथा स्थानीय सरकार एवं उपयोगिता, पांचवा हो गया अपना समाज कल्याण जिसके अंतर्गत कृषि और स्वास्थ्य सहित आते हैं, और छठवां हो गया अपना पर्यावरण जिसके अंतर्गत दोस्तों अग्नि सहित क्षेत्र भी आते हैं। ये दोस्तों 6 क्षेत्र बस हैं जिसमें दोस्तों व्यवसाय यानी कि और सरकार से नागरिक खंडों के अंतर्गत सेवा को आच्छादित करता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 57 है सुशासन केंद्र के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? पहला दिया है प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में शासन और नीतिगत सुधारों के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, और दूसरा है कि सुशासन को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों, पहलों और कार्य प्रणालियों पर जानकारी के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना, और तीसरा है कि शासन ने नवाचारी विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और प्रतिकृति को बढ़ावा देना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी
केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, और इसका दोस्तों गठन क्यों किया गया है। ये दोस्तों एक प्रकार का शासन में सुधार लाने के लिए और उनको सहायता करने के लिए एक प्रकार का स्वायत्त संस्थान है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार और नीतिगत सुधारों के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि सुशासन को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों, पहलों और कार्य प्रणालियों पर जानकारी के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि शासन में नवाचार, विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और प्रतिकृति को बढ़ावा देना है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 58 है कि केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केंद्रीय सूचना आयोग के लिए नोडल मंत्रालय हैं। दूसरा दिया है कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है दोस्तों, इसको किस अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था। तो दोस्तों इसको आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार जो है दोस्तों, उसके द्वारा इसको गठित किया गया था। और ये दोस्तों एक वैधानिक निकाय है। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो इसमें पहला दिया है कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केंद्रीय सूचना आयोग के लिए नोडल मंत्रालय है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखता है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत का राष्ट्रपति नहीं रखता है, जबकि जो आयोग होता है दोस्तों वो इसको रखता है। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 59 है कि जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी कि JKIGRAMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह देश में शीर्ष स्तर पर केंद्र सरकार और निचले स्तर पर तहसीलों और प्रखंडों से जुड़ी पहली ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। और दूसरा है कि जिला अधिकारी और उपायुक्त शिकायतें प्राप्त करने, निपटाने और निगरानी करने के लिए प्राथमिक बिंदु होंगे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली जो है दोस्तों यानी कि JKIGRAMS, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें जो पहला दिया है कि यह देश में शीर्ष स्तर पर केंद्र सरकार और निचले स्तर पर तहसीलों, प्रखंडों से जुड़ी पहली ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि जिला अधिकारी और उपायुक्त शिकायतें प्राप्त करने, निपटाने और निगरानी करने के लिए प्राथमिक बिंदु होंगे दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 60 है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों के लिए भारत के सभी नागरिकों का एक एकीकृत खुफिया मास्टर डेटाबेस है। दूसरा है कि यह एक सांविधिक निकाय है। और तीसरा है कि इसके अंतर्गत एकत्रित आंकड़े केवल केंद्रीय अनुसंधान एजेंसियों को प्रकरण दर प्रकरण आधार उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी दिया है केवल 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें दोस्तों जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों के लिए भारत के सभी नागरिकों का एक एकीकृत खुफिया मास्टर डेटाबेस है दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह केवल संदिग्ध और सिद्ध दोष जो अपराधी होते हैं या आतंकवाद होते हैं उनकी गतिविधियों में जो लिप्त लोग होते हैं उनके डेटाबेस का अनुरक्षण करता है दोस्तों, ना कि सभी नागरिकों का। और जो दूसरा है कि यह एक सांविधिक निकाय है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है इसकी जो स्थापना हुई थी वो संसद में पारित कानून के बजाय सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से की गई थी दोस्तों, ना कि एक संशोधन इसमें पारित किया गया था। और जो तीसरा है कि इसके अंतर्गत एकत्रित आंकड़े केवल केंद्रीय अनुसंधान एजेंसियों को प्रकरण दर प्रकरण आधार उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि केवल 3।
अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां या कार्य हैं। पहला है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। दूसरा है कि दल बदल विरोधी विधि के अंतर्गत निर्भरता से संबंधित मामलों पर संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को सलाह देना। और तीसरा है कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष के पश्चात आपातकाल की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना कि क्या राज्य में निर्वाचन कराए जाए या नहीं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी दिया है केवल 1 और 2। तो इन्हीं से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय होता है दोस्तों। और इसका जो गठन हुआ था वो भारत के संविधान द्वारा देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। और इसमें दोस्तों अपन पहला देखिए कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना दोस्तों, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि दल बदल विरोधी विधि के अंतर्गत निर्भरता से संबंधित मामलों पर संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी को सलाह देना, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये किसी भी तरह से संसद के दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको सलाह नहीं देते, जबकि जो संसद के दोनों सदन होते हैं वो अपने इच्छा से ही और अपने विवेक अनुसार से ही उनको निर्धारित करते हैं कि ये निर्भरता है और ये निर्भरता नहीं है। और जो तीसरा है कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना कि क्या राज्य में निर्वाचन कराए जाए या नहीं, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 इसके सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन विषयों पर सिफारिशें करता है। पहला है कि संघ और राज्यों के मध्य करों की शुद्ध आगामों का वितरण के बारे में। दूसरा है कि सिद्धांतों के बारे में जिनसे संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान शासित किया जाना चाहिए। और तीसरा है कि संघ से राज्यों को शुद्ध आगामों के तत्संबंधी भागों का राज्यों के मध्य आवंटन के बारे में। और चौथा है कि सिद्धांतों के बारे में जिनसे राज्यों द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान शासित किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो वित्त आयोग है दोस्तों इनके बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो इनके बारे में दोस्तों भारत के संविधान की जो अनुच्छेद है 280 में इनके बारे में प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि यह एक अर्ध न्यायिक निकाय होगा दोस्तों। और इसमें जो पहला है कि संघ और राज्यों के मध्य करों की शुद्ध आगामों का वितरण के बारे में जानकारी देगा दोस्तों और सिफारिश करता है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि सिद्धांतों के बारे में जिनसे संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान शासित किया जाना चाहिए, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि संघ से राज्यों को शुद्ध आगामों के तत्संबंधी भागों का राज्यों के मध्य आवंटन के बारे में, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चौथा है कि सिद्धांतों के बारे में जिनसे राज्यों द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान शासित किया जाना चाहिए, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें आ रहा है वित्त आयोग। दोस्तों यदि वित्त आयोग ना हो के राज्य के यदि वित्त आयोग आता है दोस्तों, चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें शब्द आ रहा है वित्त आयोग, यानी कि जो भारत का पूरा वित्त आयोग है तो वो तो संघ में प्रमुख होगा, यानी कि संघ जैसे जैसे शब्द आपको मिलेगा, देखिए पहले में भी शब्द आ रहा संघ, दूसरे में संघ आ रहा और तीसरे में भी संघ आ रहा है। लेकिन दोस्तों जो चौथा उसमें जो राज्यों द्वारा यानी कि उसमें राज्य शब्द आ रहा है, संघ किसी प्रकार से नहीं आ रहा और राज्य में ही पंचायत और नगरपालिका होती है, यानी कि दोस्तों चौथा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय नीति आयोग से संलग्न है। पहला दिया है कि विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय संलग्न है। दूसरा दिया है कि IPR संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ यानी कि CIPAM संलग्न है। और तीसरा दिया कि राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान संलग्न है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हीं से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो नीति आयोग में जो संलग्न कौन कौन से हैं, तो इसमें जो पहला दिया है कि विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरा है कि IPR संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ जो है वो नीति आयोग में संलग्न है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये नीति आयोग में ना होके ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
के जो उद्योग है उसमें संलग्न है दोस्तों। और जो तीसरा यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दोस्तों नीति आयोग है ये एक गैर संवैधानिक यानी कि गैर सांविधिक निकाय है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और दोस्तों जो नीति आयोग होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग, परामर्श और समन्वय का कार्य करता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 इसके सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पीपीपी यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से प्रोत्साहन दिया जाता है या दिए जाते हैं। पहला दिया है कि पूंजी अनुदान के रूप में व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण द्वारा। दूसरा दिया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए दीर्घकालिक ऋण द्वारा। और तीसरा दिया है कि भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि के माध्यम से कुल परियोजना लागत का 75% ब्याज भुगतान मुक्त ऋण द्वारा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अपन देखिए दोस्तों जो पीपीपी यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि दोस्तों पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है दोस्तों, इसके बढ़ावा के लिए दोस्तों सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। तो इसमें दोस्तों जो पहला है कि पूंजी अनुदान के रूप में व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण द्वारा दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको दोस्तों क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और दोस्तों जो दूसरा है कि वित्त पोषण करने के लिए दीर्घकालिक ऋण द्वारा दोस्तों, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि के माध्यम से कुल परियोजना लागत का 75% जो है वो ब्याज मुक्त ऋण द्वारा दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुल परियोजना लागत ना हो के फंड परियोजना जो है दोस्तों उसे 75% ब्याज मुक्त कहा गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन संस्थानों या निकायों को लोक प्राधिकारी माना जाता है। पहला दिया है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय, दूसरा दिया है महान्यायवादी का कार्यालय, तीसरा दिया है गैर सहायता प्राप्त धार्मिक न्यास, और चौथा दिया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 3 और 4, बी केवल 1 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी दिया है केवल 1 और 2। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है दोस्तों 2005, उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किन संस्थानों या निकायों को लोक प्राधिकारी माना जाता है, यानी कि दोस्तों जो सरकार है उनके अंदर आते हैं। तो दोस्तों जो पहला दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय जो होता है सूचना का अधिकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि महान्यायवादी का कार्यालय दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा की गैर सहायता यानी कि जिसको प्राप्त नहीं होती सहायता प्राप्त धार्मिक न्यास को दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो सरकार है वो किसी भी तरह से यदि धार्मिक न्यास यानी कि जो मंदिर चर्च हो गए मस्जिद हो गए इनको यदि सहायता नहीं करेगी तो वो किसी भी प्रकार से लोक प्राधिकारी नहीं माने जाएंगे। और जो चौथा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, तो ये दोस्तों जो है लोक प्राधिकारी माने जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 4 इसके सही आंसर है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है कि इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर यानी कि INDEA फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत खाता जहां सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है प्रदान करके शासन को सरल बनाना चाहता है। और दूसरा है कि INDEA के अंगीकरण द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि NDHM का विकास किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, तो ये ई शासन के क्षेत्र में विविधता में एकता स्थापित करने का एक तरीका है दोस्तों। और जो पहला है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत खाता जहां सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है प्रदान करके शासन को सरल बनाना चाहता है दोस्तों, तो यह लाभ बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि INDEA के अंगीकरण द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि NDHM का विकास किया जाएगा दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 इसके सही आंसर है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत में राजनीतिक और निर्वाचन सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित को
काल अनुक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है कि अनिवासी भारतीयों यानी कि एनआरआई को मताधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा दिया है कि नामांकन पत्रों के साथ आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकटीकरण अनिवार्य किया गया है। तीसरा दिया कि राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन में नोटा विकल्प आरंभ किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है कि 1-3-2, बी दिया है 2-3-1, सी दिया है 2-1-3 और डी दिया है 3-2-1। तो इन्हीं से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा इसका काल अनुक्रम सही है। तो अपन देखें दोस्तों कि जो सबसे पहले आया था वो नामांकन पत्रों के साथ आपराधिक रिकॉर्डों का प्रकटीकरण अनिवार्य किया गया था दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों सबसे पहले आया था, यानी कि दोस्तों सबसे पहले 2 नंबर आएगा। फिर उसके बाद आया था दोस्तों कि जो अनिवासी भारतीय हैं दोस्तों उनको मताधिकार प्रदान किया गया था दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद आया था दोस्तों जो राज्य विधानसभा के लिए जो साधारण निर्वाचन में नोटा का विकल्प जो है वो दोस्तों चालू किया गया था, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 2-1-3 इसके सही आंसर है। अब अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया है? ए उड़िया, बी कन्नड़, सी मराठी और डी मलयालम। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही नहीं है दोस्तों। इसने सबसे पहले देखा है कि कौन सा घोषित नहीं किया है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर में सी कि जो मराठी भाषा उसको घोषित नहीं किया गया है। अपन देखिए दोस्तों कि जो भारत में शास्त्रीय भाषा है दोस्तों वो 6 भाषाएं दोस्तों जिनको दर्जा प्रदान किया गया है। 6 भाषा दोस्तों कौन कौन सी? एक तमिल, दूसरी संस्कृत, तीसरी कन्नड़, चौथी तेलुगु, 5वीं मलयालम और 6वीं उड़िया है दोस्तों। और अब अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करने वाली नोडल एजेंसियां हैं? पहला दिया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, दूसरा दिया है पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग, तीसरा दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक स्कंद और चौथा दिया है कि राष्ट्रपति भवन सचिवालय में सार्वजनिक स्कंद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 4, सी केवल 3 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें बताना है दोस्तों कि जो भारत के नागरिकों से जो शिकायतें प्राप्त करने वाली जो नोडल एजेंसियां हैं दोस्तों वो कौन कौन सी? इसमें जो पहला दिया है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है दोस्तों, ये नोडल एजेंसियां हैं दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पेंशन और पेंशनर कल्याण है दोस्तों उनको जो परेशानी होंगी तो उनकी शिकायतें तो स्वाभाविक सी बात है कि सुनेंगे। और तीसरा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक स्कंद है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सार्वजनिक का मतलब यह होता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए। और जो चौथा है कि राष्ट्रपति भवन सचिवालय में सार्वजनिक स्कंद है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। अब अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रेरक दौड़ सम्मान पुरस्कार संबंधित है। ए दिया है राष्ट्रीय वयोश्री योजना से, बी युवा क्रीड़ा और खेल अभियान से, सी स्वच्छ सर्वेक्षण से और डी दिया है प्रवासी भारतीय दिवस से। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें दोस्तों कि प्रेरक दौड़ सम्मान यानी कि दोस्तों प्रेरक किसी को कब मिलती है? जब दोस्तों जब अपन किसी के घर में जाते हैं और उसका घर यदि बहुत अच्छा साफ डला रहेगा तो अपन अपने घर में जाके क्या बोलेंगे कि वहां पे देखिए कितना अच्छा घर उनका स्वच्छ डला है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? पहला दिया है कि इसमें अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं जिनमें से कम 3 महिलाएं होती हैं, और दूसरा है कि अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक के पद पर बने रहते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही। अब अपन देखें दोस्तों जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसका दोस्तों गठित 2007 में किया गया था। किस अधिनियम से किया गया था? तो वो दोस्तों बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो है दोस्तों अधिनियम 2005 दोस्तों उसके अंतर्गत वर्ष 2007 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। और दोस्तों यह एक सामाजिक निकाय है और यह एक दोस्तों बहु सदस्यीय निकाय भी है। और दोस्तों इसमें जो बालक है दोस्तों बालक के रूप में 0 से 18 वर्ष तक की आयु के जो व्यक्ति हैं दोस्तों उनको सम्मिलित किया गया था। और इसमें जो पहला है कि इसमें अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं दोस्तों जिनमें से कम 3 महिलाएं होती हैं दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन दोस्तों 10 सदस्य न होकर इसमें मात्र 6 सदस्य होते हैं जिनमें दोस्तों कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए दोस्तों।
और जो दूसरा है कि अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक पद पर बने रहते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 62 वर्ष न होकर 60 वर्ष है और 3 वर्ष दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसके दोनों आंसर गलत हो जाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह अभिप्रेत लाभार्थियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से सेवा प्रदाय का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त साधन है। दूसरा दिया है कि इसमें कार्यक्रम के वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों उद्देश्यों का मूल्यांकन सम्मिलित है। और तीसरा दिया है कि सामाजिक अंकेक्षण केंद्र सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया संपन्न करने और बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश के स्पष्ट समुच्चय प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का दोस्तों सेवा प्रदाय होता है दोस्तों, जो कि कमियों का मापन, मूल्यांकन और पहचान करता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों अपन जो पहला है दिया है कि यह अभिप्रेत लाभार्थियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से सेवा प्रदाय का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त साधन है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि इसका जो उद्देश्य है कि कार्यक्रमों के वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों उद्देश्यों का मूल्यांकन सम्मिलित है दोस्तों, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि सामाजिक अंकेक्षण केंद्र जो होता है सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया संपन्न करने और बनाए रखने के लिए दिशा निर्देशों के स्पष्ट समुच्चय प्रदान करने के लिए अधिदेशित है, तो यह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसके सही आंसर है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 की ग्रीन एजी परियोजना यानी कि ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसका उद्देश्य खेतों में संधारणीय भूमि उपयोग और जल प्रबंधन है। दूसरा दिया है कि यह परियोजना पंजाब और हरियाणा सहित भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों को लक्षित करेगी। और तीसरा दिया है कि यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो ग्रीन एजी परियोजना है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका दोस्तों उद्देश्य ये होता है कि खेतों में संधारणीय भूमि उपयोग और जल प्रबंधन करना दोस्तों। यानी कि दोस्तों पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इसमें दूसरा है कि यह परियोजना जो पंजाब और हरियाणा सहित भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों को लक्षित करेगी, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये परियोजना जो है पंजाब और हरियाणा न करके ये मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड को दोस्तों क्रियान्वित होगी और वहां पे दोस्तों उसको लक्षित करेगी। और दोस्तों जो इसमें तीसरा है कि यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो परियोजना है ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है दोस्तों उसके द्वारा वित्त पोषित है, ना कि विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल एक सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि नीति आयोग के शासी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसमें सभी राज्यों के और विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं। दूसरा दिया है कि इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। और तीसरा दिया है कि विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शासी परिषद के सदस्य नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है? ए दिया है केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही नहीं है दोस्तों। तो अब अपन देखें दोस्तों जो नीति आयोग के शासी परिषद है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसमें सभी राज्यों के और विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं दोस्तों, तो यह वाला तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सम्मिलित होते हैं दोस्तों। और इसमें बताना दोस्तों कौन सा सही नहीं है। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का किसी तरह से प्रावधान नहीं किया गया है कि वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए दोस्तों। इसकी दोस्तों बैठक जो है वो वर्ष में नहीं भी की जा सकती और की भी जा सकती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा की विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शासी परिषद के सदस्य नहीं है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहां पे विधानमंडल नहीं है तो वहां के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो इसके सदस्य होते हैं दोस्तों। और इसे बताना है दोस्तों कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका सी हो जाएगा कि जो आंसर 2 और 3 है वो सही नहीं है दोस्तों। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निर्वाचन परिणामों की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके द्वारा अधिसूचना जारी करने पर नई लोकसभा का गठन होना माना जाता है?
ए दिया है लोकसभा सचिव, बी दिया है राष्ट्रपति, सी दिया है भारत का निर्वाचन आयोग और डी दिया है प्रोटेम स्पीकर। तो इन्हीं से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है निर्वाचन परिणाम की यदि घोषणा होती तब अधिसूचना जो होती है जारी करने पर नई लोकसभा का गठन होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि चुनाव होगा तो दोस्तों चुनाव से संबंधित शब्द भी होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर समझ से कि भारत का निर्वाचन आयोग है दोस्तों, वो यदि सूचना जारी करते हैं तब लोकसभा का गठन होना माना जाता है दोस्तों। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली मेगा जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है जल विद्युत परियोजना और दूसरी तरफ दिया है राज्य। पहला दिया है कि जो एटलिन वो नागालैंड से है, दूसरा जो दिया है तीस्ता वो पश्चिम बंगाल से है, तीसरा दिया है कि तेपाईमुख जो है वो मणिपुर से है। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा सही सुमेलित है या है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, इसको अपन पढ़ेंगे पूरी ट्रिक के साथ। और अब अपन देखें दोस्तों कुछ जो मेगा जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, तो मेगा जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत 500 मेगावाट या इससे अधिक की संस्थापित जो क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना इसमें लागू होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि एटलिन जल विद्युत परियोजना है ये नागालैंड में है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये नागालैंड में ना होके ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। इसको दोस्तों अपन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। और जो दोस्तों दूसरा दिया है कि तीस्ता जो है वो पश्चिम बंगाल से, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में होकर ये सिक्किम में है दोस्तों। और जो तीसरा है कि तेपाईमुख जो है वो मणिपुर में है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो एटलिन है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में, इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए अरुणाचल प्रदेश कैसे एटलिन को अपन याद करेंगे दोस्तों एक टावर से, यानी कि जो एलिफेंट टावर होता है दोस्तों उस तरह से। तो अरुणाचल प्रदेश यानी कि जो अरुणाचल है उसने कहा कि भाई अरुण जल्दी चल, क्यों चल, क्योंकि अपन को कहां चलना है, एटलिन, यानी कि एक एटलिन टावर है वहां पे अपन को चलना है। और जो दोस्तों दूसरा है कि जो तीस्ता है वो सिक्किम में, तो कैसे दोस्तों जो सिक्का होता है तो वो क्या कभी पिसता है, नहीं पिसता, यानी कि तीस्ता हो जाएगा, क्योंकि सिक्का कभी पिसता नहीं है, तो यानी तीस्ता हो जाएगा। और जो दोस्तों तीसरा है कि जो तेपाईमुख है वो मणिपुर में, कैसे दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों मणि होती है वो कहां पे मिलती है, अधिकतर जो सांप के मुख होते हैं दोस्तों उसमें मिलती है, यानी कि तेपाईमुख हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको सभी ट्रिक आपको याद हो गई होंगी दोस्तों। यदि दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मानव अधिकार संरक्षण यानी कि जो संशोधन अधिनियम 2019 की जो पृष्ठभूमि है उसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। जैसे जो पहला दिया है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है वह भी एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हत कर दिया गया है। और दूसरा जो दिया है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को भी इस आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। एक दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है दोस्तों ये क्या है, एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोस्तों। ये दोस्तों एक बहु सदस्यीय निकाय है और जिनमें एक सदस्य तथा 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें उच्च न्यायालय ना होकर इसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, वह इसके लिए अर्हत रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो इसमें दूसरा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को भी इस आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है उसको इस आयोग का सदस्य बनाया गया है दोस्तों, तो इसको इस अधिनियम में संशोधित नहीं किया गया था, जबकि दोस्तों इसको पहले ही इसमें जोड़ा गया था दोस्तों। और यदि 2019 में बात करें तो इसमें दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण होंगे उनके अध्यक्ष, दिव्यांग के मुख्य आयुक्त होंगे वो दोस्तों इसमें मुख्य अध्यक्ष होंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो इसका दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा स्वप्रेरणा से सूचना का प्रकटीकरण अनिवार्य बनाता है। दूसरा दिया है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। और तीसरा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के मामलों में सूचना के अधिकार का अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध यानी कि RAW जैसे सुरक्षा संगठनों तक विस्तार किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है?
ए केवल 1 को 2, बी केवल 3, सी केवल 1 को 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो सूचना का अधिकार 2005 है दोस्तों, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें जो पहला दिया है कि यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा स्वप्रेरणा से सूचना का प्रकटीकरण अनिवार्य बनाता है दोस्तों। तो यह लाभ दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। तो यह लाभ दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सूचना का जो अधिकार अधिनियम है दोस्तों, वो सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिन की समय अवधि जो है वो निर्धारित तो करता है, लेकिन यदि दोस्तों सूचना यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करती है तो यह सीमा जो होती है दोस्तों वो 48 घंटा की गई है दोस्तों। इसलिए जो दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में सूचना के अधिकार का अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद जैसे सुरक्षा संगठनों तक विस्तार किया जा सकता है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किसका या किनका प्रावधान करता है। पहला दिया है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्भरताएं, दूसरा दिया है कि मतदाताओं की अर्हताएं, तीसरा दिया है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों दो प्रकार के हैं, एक 1950 और एक 1951 दोस्तों। तो अपन को बताना है दोस्तों लेकिन 1951 के बारे में दोस्तों इसमें जो पहला दिया कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्भरता है, तो यह रहा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 50 के बाद 51 यानी कि 51 में आया दोस्तों। इसको दोस्तों अपन पूरी टेक्स्ट याद करेंगे। और जो दोस्तों दूसरा है कि मतदाताओं की अर्हता दोस्तों, तो यह रहा दोस्तों 1950 में है। और जो परिसीमन है दोस्तों, इसकी जो प्रक्रिया है ये भी दोस्तों 50 में कहा गया है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन देखें दोस्तों कि अपन इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। जो राज्य विधान देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले व्यक्ति आता है तो उसके लिए दोस्तों किसी प्रकार से कोई समय सीमा नहीं होती, यानी कि दोस्तों उसके लिए निर्धारित नहीं होती कि कोई व्यक्ति आएगा और खाना खा के चला जाएगा। और लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद अपन क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों यदि 50 होगा 1950, तो उसमें दोस्तों किसी व्यक्ति को उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति आएगा और अपना जब परमिट दिखाएगा तभी उसको खाना मिलेगा, नहीं, इसमें दोस्तों सिर्फ अर्हता बस कहा गया, ना कि निर्भरता है दोस्तों। और दोस्तों जो 51 है दोस्तों उसमें फिर इसका विश्लेषण कर दिया गया था, यानी कि दोस्तों जो 51 है उसमें इसका विस्तार कर दिया गया था, और उसमें दोस्तों जो निर्भरता है दोस्तों उसको भी सम्मिलित कर दिया गया था। और अब बन जाते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किनके अंतर्गत किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। ए दिया है यदि वह विधानसभा के निर्वाचन के लिए डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और विधानसभा में 2 सीटें जीतता है। दूसरा है कि बी है कि यदि वह लोकसभा के निर्वाचन में राज्य में डाले गए वैध मतों का 2% प्राप्त करता है। सी है कि यदि वह विधानसभा के निर्वाचन में 3% सीटें या विधानसभा में 3 सीटें जीता है। और डी दिया है कि यदि वह राज्य की विधानसभा के लिए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही नहीं है दोस्तों। तो अब हम देखें दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि उसको 6% प्राप्त करना और विधान जो सभा है उसमें 2 सीटें जीतना दोस्तों, तो यह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि यानी और जो बी नंबर है कि यदि वह लोकसभा के निर्वाचन में राज्य में डाले गए वैध मतों का 2% प्राप्त करता है, तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 2% न होकर इसमें 6% दोस्तों प्राप्त करना होता है और 1 सीट भी जीतनी होती है दोस्तों। और जो दोस्तों सी नंबर है कि उनको 3 सीटें विधानसभा में जीतनी होती है दोस्तों, तो यह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है और जो चौथा यानी कि डी नंबर है कि यदि वह राज्य की विधानसभा के लिए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है तो उनके लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त दी जा सकती है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा विचार न की जाने वाली शिकायतों की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। पहला दिया है यदि शिकायत घटना होने के 1 वर्ष पश्चात की जाती है। दूसरा दिया कि यदि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है। और तीसरा दिया है यदि मामला सेवा संबंधी मामलों से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो NHRC यानी कि मानव अधिकार, तो अब अपन देखें दोस्तों राष्ट्रीय तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है दोस्तों उसके द्वारा
किन किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता। इसमें जो पहला दिया है कि यदि शिकायत घटना होने के 1 वर्ष पश्चात की जाती है तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि यदि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि यदि मामला सेवा संबंधी मामलों से संबंधित है तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है कि हाल में चोराचंदपुर, मावभ्रंश और मेटभ्रंश निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में बारंबार भूकंप आने के कारण सुर्खियों में थे। ए दिया है मेघालय, बी मिजोरम, सी लद्दाख और डी त्रिपुरा। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो चोराचंदपुर है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि ये दोस्तों मिजोरम है दोस्तों। और दोस्तों अभी हाल ही में 21 जून और 9 जुलाई के बीच में दोस्तों लगभग इसमें 8 बार भूकंप आए थे, जिसकी दोस्तों रेक्टर पैमाना 4.2 से और 5.5 है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार बताया जाता है कि यदि दोस्तों भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 5 रेक्टर से यदि अधिक होती है तो वो खतरनाक होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में बी हो जाएगा। अब बन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 की डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन यानी कि DIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि DIC डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में मंत्रालयों को रणनीतिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा है कि यह नीति आयोग द्वारा स्थापित गैर लाभकारी कंपनी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है दोस्तों ये क्या है। तो इसमें जो पहला दिया है कि DIC डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में मंत्रालयों को रणनीतिक सहायता प्रदान करता है। तो यह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका नाम ही डिजिटल। और दोस्तों जो इसमें दूसरा है कि यह नीति आयोग द्वारा स्थापित गैर लाभकारी कंपनी है दोस्तों। तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये नीति आयोग के द्वारा स्थापित नहीं की गई, जबकि दोस्तों इसको भारत सरकार के जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है दोस्तों उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है कि यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि इसका उद्देश्य शारीरिक यातना के साथ साथ मनोवैज्ञानिक यातना की भी रोकथाम करना है। और दूसरा दिया है कि भारत ने इस कन्वेंशन की अभी पुष्टि की है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही नहीं है बताना अपन को। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है यातना। तो यातना का मतलब दोस्तों होता है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जानबूझकर गंभीर पीड़ा या कष्ट दिया जाए, चाहे वो शारीरिक हो या चाहे वो मानसिक हो, तो वही कहलाता है दोस्तों यातना। और इसका दोस्तों उद्देश्य होता है कि शारीरिक यातना के साथ साथ मनोवैज्ञानिक यातना की भी रोकथाम करना है दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों इसमें बताना सही नहीं है। और इसमें दोस्तों जो दूसरा दिया है कि भारत ने इस कन्वेंशन की भी पुष्टि की है, तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही। क्योंकि दोस्तों जो भारत है वो केवल हस्ताक्षर करता है, और दोस्तों यदि भूटान को देखें तो वो ना तो हस्ताक्षर करता है और ना ही अभिपुष्टि करता है दोस्तों। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 की परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों दोनों की सीमाओं का सीमांकन करता है। दूसरा दिया कि अभी तक केवल 10 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तीसरा दिया कि इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का पदासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों। अपन को बताना है कि जो परिसीमन आयोग है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें दोस्तों जो पहला अध्याय किया है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं दोनों की सीमाओं का सीमांकन करता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि अभी तक केवल 10 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक केवल 4 बार ही जो परिसीमन है उसका गठन किया गया है। एक दोस्तों 1952 में किया गया है, दूसरा 63 में किया गया है, तीसरा 73 में किया गया है और चौथा 2002 में किया गया है दोस्तों। इसमें जो तीसरा है कि इसकी अध्यक्षता जो है उच्चतम न्यायालय का पदासीन अधिकारी या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होता है दोस्तों वो करता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है कि हाल ही में ओकावांगो डेल्टा जो है वो क्षेत्र सुर्खी में था। यह निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। ए नाइजीरिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी मोजाम्बिक और डी बोत्सवाना। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो ओका
वांगो डेल्टा क्षेत्र है दोस्तों, ये सुर्खी में क्यों था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये जो है बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगा डेल्टा जो है वहां पे दोस्तों सैकड़ों हाथी जो है वो रहस्यमय कांडों के कारण दोस्तों मर गए थे दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि जो बोत्सवाना है दोस्तों वहां पर स्थित है दोस्तों। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 की निर्वाचक नामावली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जला दिया है कि व्यक्ति अपने कार्यस्थल और निवास स्थल के निरपेक्ष अपने मूल स्थान पर मतदाता बना रहता है। दूसरा दिया कि स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए सभी राज्य लोकसभा निर्वाचनों की मतदाता सूची के अतिरिक्त एक पृथक मतदाता सूची अनुरक्षित करते हैं। और तीसरा दिया कि किसी अपराध के लिए अभियोगाधीन व्यक्ति को सुनवाई पूरी होने तक निर्वाचक नामावली से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल ए को दो, बी केवल दो, सी ए को दो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो निर्वाचक नामावली है दोस्तों इसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें जो पहला है कि जो व्यक्ति है उसके अपने कार्यस्थल और निवास स्थल से निरपेक्ष अपने मूल स्थान पर मतदाता बना रहता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों यदि कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा और वहां पे यदि वो रहने लगेगा बहुत दिन तक और यदि वहां पे जगह जमीन खरीद लेगा तो वो वहीं का निवासी कहला जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों उसका एक राज्य से मतदाता से उसका नाम कट जाएगा दोस्तों। और जो दूसरा है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए सभी राज्य लोकसभा निर्वाचकों की मतदाता सूची के अतिरिक्त एक पृथक मतदाता सूची आरक्षित करते हैं दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो तीसरा है कि किसी अपराध के लिए अभियोगाधीन व्यक्ति को सुनवाई पूरी होने तक निर्वाचक नामावली से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि उसकी सुनवाई पूरी नहीं होती तब भी दोस्तों उसको निलंबित नहीं किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित समितियों में से कौन सी सिविल सेवा सुधारों से संबंधित है? पहला दिया है कि बासवान समिति, दूसरा दिया है वाईके अलग समिति और तीसरा दिया है कि होता समिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको अपन पूरी टेक्स्ट याद करेंगे। इसमें दोस्तों जो पहला है कि बासवान समिति दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस समिति का गठन 2016 में किया गया था और इस समिति का कार्य जो है और इस समिति का कार्य 3 चरणों में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की योजना, प्रश्न पत्र की संख्या, सिविल सेवा परीक्षा की संरचना और अवधि तथा प्रश्न पत्रों के अंक देने की योजना, अंकों की भारिता और सिविल सेवा परीक्षा का मूल्यांकन पद्धति का परीक्षण करना था दोस्तों। और जो इसमें दूसरा है कि वाईके अलग समिति, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वाईके का मतलब होता है दोस्तों योगेंद्र के अलग समिति दोस्तों, और इनकी अध्यक्षता में दोस्तों गठित किया गया था 2001 में दोस्तों। और इन्होंने कहा था कि जो यूपीएससी के जो पेपर होंगे उसमें उम्मीदवार का जो परीक्षण होगा वो वैकल्पिक विषयों की बजाय समान विषय के आधार पर करने का समर्थन किया गया था दोस्तों, समर्थन किया गया था। और जो तीसरा की होता समिति दोस्तों, तो होता समिति में दोस्तों जो आयु है दोस्तों उसको रखा गया था दोस्तों कि जो 21 वर्ष है और 24 वर्ष है दोस्तों, इस वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो इसमें परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि जो शुरू में जो पेपर देंगे वो कम से कम उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अब अपन देखें दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 3 सही है। अब अपन देखें दोस्तों अपन इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों कोई व्यक्ति वो बस गया, यानी कि बासवान, वो कोई व्यक्ति बस गया। जब कोई व्यक्ति कहीं बस जाएगा तो वो क्या होगा दोस्तों, अलग, यानी कि अलग हो जाएगा, अलग होता जाएगा, यानी कि होता समिति दोस्तों। यानी कि कोई व्यक्ति बस आएगा तो वो अलग होता जाएगा दोस्तों, यानी कि होता आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको तीनों समिति याद हो गए होंगे दोस्तों। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया है यह किसी राज्य की सीमाओं में किसी मामले की जांच सभी परिस्थितियों में केवल उस राज्य की पूर्व सहमति से ही कर सकता है। दूसरा है कि भारत में इंटरपोल के लिए सीबीआई प्राधिकृत संपर्क बिंदु है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 को 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। जो इसमें पहला दिया कि यह किसी राज्य की सीमाओं में किसी मामले की जांच सभी परिस्थितियों में केवल उस राज्य की पूर्व सहमति से ही कर सकती है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी परिस्थिति में ना होकर दोस्तों जो आपराधिक मामले होता है दोस्तों केवल उसी में ही पूर्व सहमति से कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो दूसरा है कि भारत में इंटरपोल के लिए सीबीआई प्राधिकृत संपर्क बिंदु है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला दिया है कि राज्य के महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान द्वारा सृजित है। दूसरा दिया है कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक को दो दोनों, डी ना तो एक को ना ही दो। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, अपन को बताना है कि जो राज्य के महाधिवक्ता है दोस्तों उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि राज्य के महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान द्वारा सृजित है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है और ये दोस्तों अनुच्छेद 165 के द्वारा दोस्तों सृजित किया गया है। इसमें जो दोस्तों दूसरा है कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उच्चतम न्यायालय न हो के इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना जरूरी है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल एक सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 91 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक को दो दोनों, डी ना तो एक को ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो राजभाषा है दोस्तों उसके संबंध में संविधान का जो किस भाग और किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो उसका दोस्तों संविधान के भाग 17 में और जो अनुच्छेद है वो 343 से 351 तक जो है वो वर्णन किया गया है दोस्तों। पहला दिया है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अंग्रेजी या हिंदी में होगा, इसके लिए कोई किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है और दूसरी भाषा में भी हो सकता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा, केवल एक सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 92 है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किनके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव करवाया जाता है? पहला दिया है कि यदि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाता है। दूसरा दिया है कि यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है। तीसरा दिया है यदि विजयी उम्मीदवार त्यागपत्र दे देता है। और चौथा दिया है कि यदि शीर्ष दो उम्मीदवार को प्राप्त मत संख्या जो है वो बराबर हो जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो उपचुनाव होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है। उपचुनाव दोस्तों ऐसे निर्वाचन है जो पूर्व निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के अवसान से पूर्व उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उन पदों को भरने के लिए करवाया जाता है दोस्तों। और इसको दोस्तों अपन वाई इलेक्शन या विशेष चुनाव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया कि यदि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाता है दोस्तों तो उसका पुनः निर्वाचन किया जाता है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है दोस्तों तो उपचुनाव कराया जाता है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा कि यदि विजयी उम्मीदवार त्यागपत्र दे देता है तो उपचुनाव कराया जाता है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो चौथा है कि यदि शीर्ष दो उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या जो है वो बराबर हो जाती है दोस्तों तो उपचुनाव कराया जाता है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि बराबर संख्या प्राप्त हो जाती है तो इनके मध्य दोस्तों लॉटरी के द्वारा निर्णय किया जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 93 की संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि JSPSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। दूसरा दिया है कि JSPSC का अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और तीसरा दिया है कि ये 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो जाए पद धारण करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है दोस्तों यानी कि JSPSC इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो यह दोस्तों एक वैधानिक निकाय है, यानी कि दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और ये दोस्तों संविधान जो होता है उसके द्वारा दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि JSPSC का गठन का प्रावधान करता है। और इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि यह संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों
1966 में पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ था तो उस समय पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही यानी कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। जो दूसरा है कि JSPSC का अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। तो यह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसे शब्द आ रहा है संयुक्त, यानी कि दो राज्य की बात आ रही है। तो जब दो लोग आ जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति की जाहिर सी बात है कि वो तो उसमें आएंगे ही आएंगे, यानी कि उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जो दोस्तों इसमें तीसरा है कि ये 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 6 वर्ष तो है लेकिन 65 वर्ष ना होकर दोस्तों 62 वर्ष है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, केवल 1 और 2 सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC की भूमिकाओं और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि CVC उस समिति का अध्यक्ष होता है जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है। दूसरा दिया कि CVC उस चयन समिति का सदस्य होता है जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI की निदेशक की नियुक्ति करती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा या से सही है? ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयोग थे दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? इसकी दोस्तों स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी दोस्तों, और ये दोस्तों एक सरकार के द्वारा एक कार्यकारी प्रस्ताव है दोस्तों, और इसकी जो स्थापना है वो संथानम समिति द्वारा दोस्तों की गई थी ताकि जो भ्रष्टाचार है दोस्तों उसका निवारण किया जाए। इसमें जो पहला दिया है कि CVC उस समिति का अध्यक्ष होता है जिसके अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है। तो यह ला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि CVC उस चयन समिति का सदस्य होता है जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशक की नियुक्ति करती है। तो यह ला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 सही है। अब बन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के कर्तव्यों और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है? पहला दिया है कि वह किसी भी कर या शुल्क के शुद्ध आगामों का निर्धारण और प्रमाणन करता है और उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। दूसरा दिया कि वह भारत के लोक लेखा के साथ साथ प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से किए गए सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए दोस्तों ऐसे शब्द आ रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें जो पहला दिया कि वह किसी भी कर या शुल्क के शुद्ध आगामों का निर्धारण और प्रमाणन करता है और उसका जो प्रमाण पत्र होता है वो अंतिम होता है दोस्तों। तो यह ला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि वह भारत के लोक लेखा के साथ साथ प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से किए गए सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और इनके बारे में दोस्तों अनुच्छेद 149 में कहा गया है दोस्तों। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत में कराधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से करदाता चार्टर के संदर्भ में सही है या है? पहला दिया कि यह चार्टर करदाताओं और राजस्व एकत्र करने वाले प्राधिकारियों से वादों और अपेक्षाओं को विहित करता है। दूसरा दिया कि इसे वस्तु एवं सेवा कर का सूत्रपात करने वाले संवैधानिक संशोधन के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो पहला दिया कि चार्टर जो है वो करदाता और राजस्व एकत्र करने वाले प्राधिकारियों से वादों और अपेक्षाओं को वेद करता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि इसे वस्तु एवं सेवा कर का सूत्रपात करने वाले संवैधानिक संशोधन के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम के एक करदाता चार्टर के द्वारा अंतर्निहित करने की घोषणा की है, ना कि दोस्तों वस्तु सेवा कर के द्वारा दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसांगिकता के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ए दिया है कि यह उस व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें केंद्र के पास घटक राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। बी है कि यह उपबंधित करता है कि स्थानीय शासन के संस्थानों को राज्य सरकार की अनुषंगी होना चाहिए। और सी दिया कि यह मानता है कि जो कार्य अपेक्षा के छोटे और लघुत्तर निकायों द्वारा कुशलतापूर्वक किए जा सकते हैं उन कार्यों को अपेक्षा के अधिक बड़े निकायों को नहीं करना चाहिए। और डी दिया कि यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि राज्य के प्रमुख का स्थान सदैव सरकार के प्रमुख के ऊपर होता है।
है। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसे शब्द आ रहा है दोस्तों अनुसंगिकता। अनुसंगिकता का जो मतलब होता है दोस्तों वो यही होता है कि जो कार्य अपेक्षा के छोटे और लघुतर निकायों द्वारा कुशलता पूर्वक किए जा सकते हैं तो उन कार्यों को अपेक्षा के बड़े निकायों को नहीं करना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है कि उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, जिसे भारत में जिला फोरम के रूप में भी जाना जाता है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित और सरल समाधान प्रदान करना है। दूसरा दिया कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करने के लिए बाध्य है। और तीसरा दिया कि जब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करता है तो कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। उपभोक्ता विवाद निवारण दोस्तों मंच, उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया कि इसका उद्देश्य होता है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित और सरल समाधान प्रदान करना दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा दिया कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करने के लिए बाध्य है, तो वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करने के लिए बाध्य नहीं। और जो तीसरा है कि जब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराता है तो कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि कोई उपभोक्ता फोरम में यदि शिकायत दर्ज कराता है और जो जिस शिकायत पे वो मामला दर्ज करा रहा है और उस जो शिकायत है वो 1 लाख के ऊपर का यदि माल है, जिस माल पे वो शिकायत दर्ज कराता है, तो उससे दोस्तों जो शुल्क है वो लगेगी। लेकिन दोस्तों यदि 1 लाख के नीचे है तो दोस्तों बीपीएल अंत्योदय कार्ड जो है दोस्तों उनके जो धारक है उनको दोस्तों इसके शुल्क नहीं लगती। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी कि DDCMC या दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि इसका उद्देश्य योजनाओं के सफल और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय पंचायत शासन के साथ समन्वय करना है। दूसरा दिया कि इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति है दोस्तों उसके दिशा निर्देश के संबंध में अपन को बताना है। तो इसका जो उद्देश्य ही होता है कि योजनाओं के सफल और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय पंचायत शासन के साथ समन्वय करना दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय न होकर ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है दोस्तों उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एनजीओ दर्पण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ए दिया है यह गैर सरकारी संगठनों और विदेशी सरकारों के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। बी है यह सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत सरकार अनुरक्षित गैर सरकारी संगठन है। सी है यह वह पोर्टल है जो गैर सरकारी संगठनों तथा प्रमुख सरकारी मंत्रालयों और विभागों के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। और डी है कि यह दहेज के झूठे मामलों के विरुद्ध कार्य करने वाला गैर सरकारी संगठन है। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें दोस्तों जो एनजीओ दर्पण होता है दोस्तों वो क्या है? तो ये दोस्तों एक प्रकार से वह पोर्टल होता है जो गैर सरकारी संगठनों तथा प्रमुख सरकारी मंत्रालयों और विभागों के मध्य इंटरफेस का काम करता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर मस्त हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।